नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में जिस ढंग की जितनी भयानक और हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं, उस पर सारी दुनिया का ध्यान अभी भी टिका हुआ है। सोमवार को ये घटनाएं शुरू हुई। मंगलवार को ये अपने एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची। क्लाइमेक्स यह था कि वहाँ तख्तापलट हो गया और उसमें जिस तरह के नज़ारे वहाँ देखने को मिले, शायद वैसा आधुनिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि मंत्रियों को, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको खींच कर सड़कों पर मारा जाए, उनके मकान जलाए जाएं, दफ्तर जलाए जाएं और संसद भवन को जला दिया जाए एक भीड़ के द्वारा। वो भीड़ जिसमें ज़्यादातर नौजवान, जिसे जनरेशन जेड या जनरेशन जी कहा जा रहा है, यानी वो लोग जो 1996 के बाद जन्मे हैं, 20 साल की उम्र के करीब हैं, उन लोगों का गुस्सा एक इस तरह से वहाँ पर फूटा जिसने एक ऐसा नज़ारा पैदा किया है जिसकी छाप लोगों के दिमाग पर काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। चूँकि ये घटनाएं अचानक हुई और एक ऐसे मुद्दे पर हुई जिसको लेकर इतने बड़े प्रोटेस्ट की अपेक्षा किसी को नहीं थी। सोशल मीडिया के बैन का मामला था। उसके खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड पूरे देश में जगह जगह पर लोग सड़कों पर निकलकर आ जाएंगे और हिंसक रूप अपना लेंगे। ये सोचना बिल्कुल संडे की शाम तक, रविवार की शाम तक किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन सोमवार से कुछ चीज़ें ऐसी घटीं जो अब दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। उसके बाद आज बुधवार को वहाँ पर थोड़ी शांति बहाल हुई है, हालांकि छिटपुट हिंसा आज भी हुई। यह कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ की कमान किसके हाथ में है, अभी वहाँ का शासक कौन है। जो ऊपरी तौर पर दिखता है वो ये है कि वहाँ मिलिट्री ने, सेना ने कमान संभाली है। सेना के जवान और अन्य अर्धसैनिक बल, पुलिस व्यवस्था बहाल करने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई जगह सख्ती भी बरती है। कुछ व्यवस्था शायद आज बहाल हुई भी है, लेकिन ये सब तो घटनाओं का एक तरह से डिटेल है, उनका ब्यौरा है। सवाल यह है कि नेपाल में ये जो हुआ उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। क्या वो एक स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस एक रिवोल्ट है, एक विद्रोह है, जन विद्रोह है, जिसने वहाँ के शासन तंत्र में एक बड़ा बदलाव ला दिया है, या इसके पीछे कोई साजिश है, किसी बड़ी ताकत का हाथ है जिसने इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर और जो खासकर लेफ़्ट के सर्किल्स हैं, वामपंथी हलके हैं, उनमें इसी तरह की बहस छिड़ी हुई है। एक बड़ा खेमा है जो मानता है, जो इसे कलर रेवोल्यूशन, जो एक समय कलर रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद वहाँ जो फॉर्मर रिपब्लिक्स थे, पहले जो रिपब्लिक थे, उनके अलग अलग देशों में हुआ और जिसे अलग अलग रंग के नाम से जाना गया, कहीं रोज रेवोल्यूशन, कहीं पिंक रेवोल्यूशन। तो इसलिए उसी तर्ज पर एक समूह का ये मानना है कि नेपाल में जो हुआ वो कलर रेवोल्यूशन था। कलर रेवोल्यूशन के पीछे किसका हाथ था, ये तो कोई भी खुलकर शायद नहीं कह रहा है, लेकिन जो संकेतों में बात की जा रही है उसमें इशारा अमेरिका की तरफ है कि अमेरिका ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और नेपाल में उनका जो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके ज़रिए इस प्रोटेस्ट को आयोजित किया। इस फॉर्मूलेशन में दिक्कत ये है कि दुनिया में आज जहाँ भी लोगों का गुस्सा फूटता है, लोग सड़कों पर आते हैं, यह जो समूह कलर रेवोल्यूशन का नैरेटिव बनाता है, वो हर जगह एक इस तरह की नैरेटिव वो पेश कर देता है। ऐसा हम लोगों ने श्रीलंका के सिलसिले में भी देखा था, बांग्लादेश के संदर्भ में भी हम लोगों ने ये बात देखी थी। अभी इंडोनेशिया में इसी समय वहाँ पर एक भारी जन प्रतिरोध भड़का हुआ है। वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी सुख सुविधाओं के ख़िलाफ़, जो वहाँ महंगाई तो दुनिया भर में है, तो मांग ये उठी कि हम लोग महंगाई से दबे जा रहे हैं उसके बोझ से,
और ये नेता लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। उसके दबाव में वहाँ की संसद ने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के वेतन भत्तों में कटौती भी की है। लेकिन वहाँ भी ये नैरेटिव आ गया है कि वहाँ पर कोई कलर रिवॉल्यूशन हो रहा है, और इस तरह का नैरेटिव आज एक हर जगह पेश कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर खासकर जो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और जो एक एक्सट्रीम व्यू लेते हैं, और किसी भी जो कोई भी घटना है उसकी बारीकी में जाकर देखने के बजाय समाज की पेचीदगियों में, समाज के का जो की संरचना है, उसके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो अंतर विरोध है, उसमें जाकर देखने के बजाय वो सीधा एक सिंपलिस्टिक सरल नैरेटिव ले लेते हैं कि ये जो सरकार है चुनी हुई सरकार थी और इसके खिलाफ कोई एक बड़ी ताकत ने, कभी उसमें अमेरिका का नाम लिया जाता है, कई बार चीन का भी नाम लिया जाता है, कि इन्होंने ये विरोध को भड़का दिया और अगर तख्ता पलट हो गया है तो उस तख्ता पलट को इन्होंने इंजीनियर किया है। मैं अगर अपनी समझ से इस बात को परखने की कोशिश करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बेहद सिंपलिस्टिक और एक तरह का लेजी डिस्कोर्स है, एक निठल्ला एक चिंतन है, जिसमें आप अपने दिमाग को वहाँ जिस जगह पर घटना हुई है वहाँ के इंटरनल, वहाँ की जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं उसमें गए हुए, बिना वहाँ के तथ्यों को जुटाए हुए, आखिर वहाँ उसके पहले क्या चल रहा था, क्या पृष्ठभूमि बन रही थी, बैकग्राउंड था वहाँ पर, इन सब चीज़ों को समझने की मेहनत किए बिना एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एक आप बता दिया जाता है कि ये घटना के पीछे इस तरह का ही हाथ है, एक कॉन्सिक्वेंसी है, जो एक षड्यंत्र के सिद्धांत होते हैं, कॉन्सिक्वेंसी थियरी होती है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन नेपाल की कहानी संभवतः ऐसी नहीं है। नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं उसका जो प्रमुख कथा है वो स्पॉन्टेनियस है। वो वहाँ पर स्वतः स्फूर्त जनता का भड़का विद्रोह है, लोगों का भड़का विद्रोह है उस शासन व्यवस्था के खिलाफ जो एक बड़ी उम्मीदें जगाकर लोकतंत्र होने का दावा करते हुए वहाँ पर स्थापित हुई 2008 में। लेकिन 17 साल में इस लोकतंत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो इसमें जो राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं, उन्होंने अवसरवाद, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के कीर्तिमान स्थापित कर दिए। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उसमें अगर नेपाली कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी सभी जो चेहरे या नाम आपको नज़र आते हैं उनका इतिहास काफ़ी आप कह सकते हैं कि संघर्ष का, सेक्रीफाइस का रहा है। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए चेहरे हैं और वहाँ पर राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने बहुत ही एक ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये जो चुनावी लोकतंत्र का चक्कर है, इसमें फंसने के बाद उनका उसी तेज़ी से उनमें जो गिरावट आई वो उसने लोगों को चौकन्ना किए रखा है। कई बार एक गज़ल की लाइनें बदलकर मुझे नेपाल के संदर्भ में ये कहने की बार इसके पहले भी मैं इस बात को कहने के लिए प्रेरित होता रहा हूँ कि ए कम्युनिज्म तेरे अंजाम पर वो ना आया। नेपाल में जो साम्यवाद की स्थिति हुई उस पर देखकर रोना ही आता रहा है। और जब वहाँ पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर पर एक तरह से हावी हो गई, 17 साल में वहाँ कोई भी देशज विकास के लक्षण नहीं दिखे। वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था नेपाल से जो लोग बाहर जाते हैं उनकी भेजी हुई कमाई पर निर्भर होती चली गई। तो उस परिस्थिति में लोगों में क्रमिक रूप से आक्रोश, असंतोष का बनना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस बात को नकारना जो जनता की एजेंसी है, जो जनता कुछ कर सकती है, जनता अपने ढंग से भी प्रतिक्रिया कर सकती है, उसका अपना एक सोच, अपनी भावना होती है, इस बात को नकारना है। तो वहाँ पर एक इस तरह की प्रतिक्रिया हुई। यह बात ठीक है कि जब एक इस तरह के हालात बनते हैं तो बहुत तरह की ताकतें उसमें सक्रिय हो जाती हैं, बहुत तरह के प्लेयर्स उसमें आ जाते हैं जो अपने ढंग से हालात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो,
वहाँ जो भी घटनाएं हुई, वहाँ की मुख्य कथा वो बाहरी प्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि वहाँ के लोग हैं जो वहाँ की अपनी व्यवस्था से आजीज आ चुके थे, आजीज आ चुके हैं। और वैसे में लोगों के सामने क्या विकल्प है? अगर चुनाव में आपके सामने ऐसे ही विकल्प हैं कि आप किसी को भी वोट दें, शासन की शैली वही रहती है, नीतियाँ नहीं बदलती हैं और आपका कुछ भी भला नहीं होता है, तो एक समय लोग पूरे पॉलिटिकल क्लास से तंग आ जाते हैं। वो उसके भीतर विकल्प नहीं ढूंढते हैं, लोग उसके बाहर विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब भी ऐसा होता है, ये जो एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट होता है, इससे कुछ बनता नहीं है, इससे हालात सुधरते नहीं हैं। इस पर काफ़ी दुनिया भर में अध्ययन हो चुका है। 2010 के बाद अरब देशों में जो तख्ता पलट भी हुआ, बड़े विद्रोह हुए, बड़े प्रोटेस्ट हुए, उस यूरोप में हुए, अमेरिका में हुए, अन्य देशों में, लैटिन अमेरिका में, चिले जैसे देशों में देखने को मिला। उन प्रोटेस्ट का कुल नतीजा सिफर है, जीरो है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट के पीछे को, प्रोटेस्ट से जो हालात बनते हैं उसको, उस राजनीतिक परिस्थिति को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने वाली अगर कोई संगठित ताकत नहीं है, एक ऐसी ताकत नहीं है जो उसे उसके बाद, जैसे आज नेपाल में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक शून्य क्रिएट हुआ है, उसे भरे और उसके बाद एक अल्टरनेटिव डायरेक्शन में, वैकल्पिक दिशा में देश को ले जाए, तो ऐसे विद्रोह अंत में कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि कई बार स्थितियां और ख़राब हो जाती हैं जो नेपाल में हो सकती हैं। अगर नेपाल में सेना ने सत्ता अपने हाथ में बनाए रखी, या इन हालात का फ़ायदा उठाकर वहाँ जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उसने वापसी की कोशिश की और वो कामयाब हुआ, ये सभी अभी कयास हैं, ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो हुआ तो जाहिर है कि नेपाल के इतिहास को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, एक रिग्रेशन होगा, ये प्रतिगामी स्थितियाँ होंगी। लेकिन ये सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। बहरहाल हमने इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि नेपाल में जो हुआ है उसे हम कैसे देखा जाए। मेरे ख्याल से उसे जनता के एक के असंतोष के विस्फोट के रूप में देखना एक उचित नज़रिया होगा। नेपाल से जो लोग वहाँ के संघर्षों से जुड़े रहे हैं, उनसे जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके जो विश्लेषण आ रहे हैं, उसमें भी यही बातें कही जा रही हैं। तो आज बस इतना ही। हम फिर आपके सामने जैसे जैसे ये परिस्थितियाँ इवॉल्व करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उसके विश्लेषण को लेकर आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।